हाइजन प्रिंसिपल का यूज करके बड़ी आसानी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया जा सकता है। इसको प्रूव करने के दो मेथड हैं। पहला एनसीईआरटी बेस्ड मेथड है और दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी वाले मेथड को देखेंगे जो कंपैरेटिवली इजी भी है। यहाँ पर एक बीम ऑफ लाइट को एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट कराया गया है और बीम ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट को दिखाया गया है। मतलब यहाँ इंसिडेंट वेव फ्रंट आपको दिख रहा है, दूसरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट पॉइंट O पे इंसिडेंट कर रहा है और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पॉइंट P से रिबाउंड होकर के जा रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें इंसिडेंट वेव फ्रंट वाले पार्ट में, तो वहाँ पर एक नॉर्मल N1 और वहाँ पर मैंने एक नॉर्मल N2 दिखाया है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है वेव फ्रंट रे ऑफ लाइट के साथ ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। इसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले एक लाइन OP आपके दो ट्रायंगल ON1P और ON2P में कॉमन है और एक एंगल ON1P और दूसरा एंगल ON2P वो 90 डिग्री का है। हमने कंस्ट्रक्शन के अनुसार वो जो स्फीयर दिखाया है उसका रेडियस स्पीड ऑफ लाइट इंटू डेल्टा टी लिया है, जो कि आपको कितने के बराबर, तो वहाँ एक तरफ आपको ON1 और दूसरी तरफ ये ON2 के बराबर हो गया। यहाँ ट्रायंगल अगर आप देखें ON1P और दूसरा ट्रायंगल ON2P, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब बात आती है यहाँ पे, अगर हम इंसिडेंट रे को ऐसे दिखा रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे हमारा इस तरह से जा रहा है, तो थोड़ा सा जैसे यहाँ O पॉइंट पे, यहाँ P पॉइंट पे आपने दिखाया, वेव फ्रंट को भी दिखा लें यहाँ पे। तो वेव फ्रंट हमेशा रे के साथ 90 डिग्री, यानी यहाँ 90 डिग्री, ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये भी यहाँ 90 डिग्री। ओके, एक नॉर्मल अगर ड्रॉ किया जाए, अगर यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो ये बचा हुआ वेव फ्रंट के साथ जो एंगल होगा वो 90 - I चेक कर लीजिए, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। और एक बात और यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये जो भी एंगल होगा x और ये एंगल, इस दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि x = कितना I हो जाए, तो I + 90 - I = 90, यानी ये एंगल आपको I होगा। यहाँ पर अगर आपने ये एंगल I दिखाया तो ऑब्वियस है कि ये एंगल, जिस एंगल पे वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा है, वो भी एंगल I ही होगा। I मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरी बात, हम दूसरी जगह अगर देखें, फिर से अगर यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लें, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज R। तो ये बचा वाला एंगल ये 90 - R होगा। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो ये एंगल R होना चाहिए, तभी जा कर के R + 90 - R 90 डिग्री होगा, जो परपेंडिकुलर को प्रूव कर रहा है। तो इसके अनुसार आप यहाँ देखें, दोनों एंगल यहाँ पे आपने मार्क कर दिए R और ये एंगल R। ओके, सो अब ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल ON1P और ट्रायंगल ON2P में चूँकि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो एंगल I होगा वो एंगल R होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट दोनों सेम होगा। इनफैक्ट वही एंगल रे ऑफ लाइट के लिए भी होगा, आपने दिखा लिया। इसका मतलब यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो बातें थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा जो था वो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये फैक्ट प्रूव हो गया। मैंने कहा था कि इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव किया जा सकता है। सो चलिए दूसरे तरीके से भी इसको प्रूव करके देखा जाए। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसमें हम एक तीसरा रे भी ले लेते हैं।
यहाँ इंसिडेंट कराते हैं और इसको फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट या रिबाउंड करा देते हैं। ओके, डायग्राम जहाँ पर वो इंसिडेंट किया उस पॉइंट को चलिए के पॉइंट मान लीजिए। ओके, और यहाँ से इस वेव फ्रंट पे इसका एक पॉइंट क्यू ले लिया जाए। ओके, अभी इधर जहाँ गया इसको आप क्यू डैश पॉइंट ले लीजिए। देखिए, अगर इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट हो करके क्यू डैश पॉइंट तक जाना है तो उसके लिए टाइम लगेगा। एक मीडियम, ऊपर वाले मीडियम को एयर मान लिया, एयर में स्पीड ऑफ लाइट c होता है। अगर हम ये डिस्टेंस क्यू के ओके बाय c करें तो q से लेकर के k तक पहुंचने तक का टाइम हो जाएगा। और अगर हम इसको q डैश k बाय c कर दें तो ये k से q डैश तक पहुंचने तक का टाइम हो जाएगा और ये टोटल टाइम ऐसा। ओके, अभी थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या क्यू के लिखना चाहें तो थोड़ा डायग्राम भी आप देख लें। डायग्राम में क्यू के कितना होगा, आप देख रहे हैं ट्रायंगल, और ट्रायंगल के सामने एंगल के सामने क्यू के है, यानी कुछ ऐसा है। आपके पास जो बना हुआ ट्रायंगल है उसमें ये 90 डिग्री, ओके, ये एंगल I, ओके, और ये पॉइंट Q, ये पॉइंट K और ये O। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर Q अपॉन K, सॉरी QK अपॉन OK लिखेंगे, OK 90 डिग्री हो गया, तो ये बेसिकली साइन I के बराबर होगा। यानी आपको Q इंटू K इज इक्वल टू OK साइन I। ठीक है, वेल सिमिलरली अगर दूसरे ट्रायंगल में हम प्रूफ करना चाहें तो देखिए आपके पास Q डैश K इज इक्वल टू कितना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब KP और साइन R होगा। चेक कर लीजिए। तो इस जगह पे वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। वैल्यूज जब पुट करेंगे, ध्यान दीजिए, तो QK के बजाय हम OK साइन I रखते हैं डिवाइडेड बाय C, एंड Q डैश K के बदले हम कितना KP है ना साइन R बाय C। ओके, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो T इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, चेक कर लीजिए। चलिए इसको रहने देते हैं, OK साइन कितना I बाय C प्लस KP को क्या लिखें, KP को OP माइनस OK लिख सकते हैं। OP माइनस OK, चेक कर लीजिए, चेक करते चलिएगा कहीं कन्फ्यूजन ना रहे, इसकी पूरी ध्यान हमें रखनी है। अच्छा, इस पार्ट को हम OK साइन I डिवाइडेड बाय C प्लस इसको लिखेंगे OP है ना साइन R डिवाइडेड बाय C माइनस यहाँ OK साइन R बाय C। तो थोड़ा सा इस दोनों को कॉमन लेके चेक कर लिया जाए, अलग कर लिया जाए, तो आपके पास OK डिवाइडेड बाय C साइन ऑफ I माइनस कितना साइन R। चेक कर लीजिएगा, इस एक्सप्रेशन को मैंने एडजस्ट किया है, इसको आगे ला करके रख दिया है। ओके, सो आपके पास ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके, अब देखिए एक बात, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट अगर हम देखिए Q से K तक ले रहे थे तो उसके लिए पॉइंट OK डिफरेंट था। अगर हम N1 है ना पॉइंट को लेते तो वहाँ उसके लिए OP डिस्टेंस हो जाता। अगर इसके पहले डिस्टेंस होते तो यहीं पे इंसिडेंट करता। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि OK वाला जो पार्ट है सभी वेव फ्रंट के लिए, सभी पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट से जो रे आ रहे हैं उसके लिए डिफरेंट होगा।
लेकिन एक वेव फ्रंट जितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, उस वेव फ्रंट का ईच पॉइंट उतनी देर में ही पहुँचेगा। यानी ये कह सकते हैं कि अगर हमने Q से पार्ट लिया तो Q डैश पहुँचा। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे N1 से पार्ट लेते तो ऑब्वियस है कि वो N2 तक पहुँचता वेव फ्रंट। तो हर के लिए टाइम तो कॉमन है। अगर टाइम कॉमन है तो इसका मतलब वो ओके से इंडिपेंडेंट है। और ओके से इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए, है ना, इसे इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए फॉर, है ना, इन टाइम, फॉर टाइम टू बी इंडिपेंडेंट की बात करें, इंडिपेंडेंट ऑफ ओके, आपको ये फैक्टर ओके बाय सी साइन ऑफ आई माइनस साइन ऑफ आर 0 होना चाहिए। ओके, सो बार बार ओके आ रहा है। एनीवे, ऐसा है तब तो आपके पास जो रिजल्ट होगा वो ऐसा, और अगर ऐसा हुआ तो साइन दोनों तरफ से हटा दें तो आपके पास क्या आ गया, आई इज इक्वल टू आर। और इस तरीके से आप देख लो, आपने प्रूव कर दिया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमने बात की थी 2 पॉइंट की, वो दोनों पॉइंट आ गए यहाँ पे। तो हाइजन प्रिंसिपल का यूज करके बड़ी आसानी से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किया जा सकता है।